कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार टेट में पूछे हुए लगभग 400 से 500 प्रश्न बताएंगे, जिसमें से बिहार सुपर टेट में पूछने की 100% संभावना होगी। तो आइए चालू करते हैं, एक एक प्रश्न मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य है। बताना है कि अनुदेशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया बालक का मानसिक विकास करना। दूसरा का दिया बालक का सामाजिक विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, नैतिक विकास करना। तो याद रखना है, अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य यह होता है बालक का मानसिक विकास करना, बालक का मन से विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अपेक्षित साधन नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपेक्षित साधन नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया स्लाइड, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड जो होता है अपेक्षित साधन नहीं होता है, बाकी रेडियो, ब्लैक बोर्ड और ग्रामोफोन ये सभी अपेक्षित साधन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में बताना है क्या होता है। यहाँ पे शिक्षक छात्रों की सहायता करते हैं, कि शिक्षक प्रदर्शन करते हैं, कि शिक्षण व्याख्यान देते हैं, कि शिक्षण उपयुक्त सभी करते हैं। तो याद रखना, अधिगम केंद्रित शिक्षण जो होता है उसमें शिक्षक जो होता है छात्रों की सहायता करते हैं, बात बिल्कुल सही है। शिक्षक प्रदर्शन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पे सी नंबर बोला है कि शिक्षक व्याख्यान देते हैं, ये भी बात सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम केंद्रित शिक्षण, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किशोरों के उपयुक्त विकास हेतु बताना है क्या करना चाहिए। किशोरों के उपयुक्त विकास के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। उन्हें कठोर प्रशिक्षण देना चाहिए, कि उन्हें कठोर दंड देना चाहिए, कि उन्हें उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। तो याद रखना है, किशोरों को उचित विकास के लिए उसको उचित मार्गदर्शन किया जाएगा तो वह आगे चल के सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्देशन सेवा समिति का काम क्या है। बताना है कि निर्देशन सेवा समिति जो है उसका काम क्या है, मतलब उसका कार्य क्या होता है। तो विद्यालय में उपलब्ध सुविधा सर्वेक्षण, बिल्कुल सही बात है। समस्याओं का आकलन, ये भी सही बात है। कर्मचारियों की योग्यता की जांच, ये भी सही बात है। तो हम राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न परिभाषा किसकी है। बताना है कि सामाजिक अधिगम किसी चुनौती या समस्या से आरंभ होता है जिसके लिए कोई तत्कालिक और बनाया संसाधन नहीं होता है, समाधान नहीं होता है। यह किसका परिभाषा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लिंडेसन का, बी नंबर दिया है मर्सेल का। तो याद रखना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मर्सेल ने बताया कि सामाजिक अधिगम किसी चुनौती या समस्या से आरंभ होता है जिसके लिए कोई तत्कालिक और बनाया समाधान नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई थी। बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो थी प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना है, विद्यालय के अभाव की पूर्ति करने के लिए उसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस विद्वान का यह कथन है। बताना है कि किसने कहा है कि विज्ञान कला में प्रयोग तकनीक है। बताना है कि विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीक है, यह कथन किसका है। तो याद रखना, ऑफिस महोदय ने बताया है कि विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीक है। उसका नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि अभिप्रेरण की प्रविधि नहीं है। बताना है कि अभिप्रेरण की प्रविधि कौन नहीं है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि आकांक्षा का स्तर, पुरस्कार एवं दंड, प्रगति का ज्ञान, विषय पर भाषण। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि मेस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटे हैं। बताना है कि मेस्लो जो थे मानव के आवश्यकता को कितने भागों में बांटे हैं। तो याद रखना है, मेस्लो ने मानव की आवश्यकता जो है उसको 5 भागों में बांटे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि अप्रत्यक्ष व्यवहार को फ्लेंडर ने निम्न श्रेणियों में विभाजित किया। तो याद रखना है, छात्र भावना को स्वीकार करने के लिए और
प्रोत्साहन तथा छात्रों को विचारों को मानने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षा के माध्यम से मानव को ईश्वर के समीप ले जाना चाहते थे। बताना है कि कौन शिक्षा के माध्यम से मानव को ईश्वर के समीप ले जाना चाहते थे। तो याद रखना है डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे शिक्षा के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाना चाहते थे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करें। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि सीखने की एक निश्चित उम्र होती है। बताना है कि एक सीखने की एक निश्चित उम्र होती है। क्या यह बात सत्य है असत्य है? याद रखना सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होता है, तो यह बात बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बालकों की दक्षता का मापन किया जाता है। बताना है कि बालक जो होता है उसकी दक्षता का मापन किया जाता है, मतलब किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो तुलनात्मक विधि के द्वारा बालकों की दक्षता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि शिक्षक कार्य छात्रों को उन विधियों की खोज करने में सहायता देना है जिनसे उनका अध्ययन उतना रोचक एवं सफल हो सके जितना कि संभव है। यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो ने बताया है कि शिक्षक का कार्य छात्रों को उन विधियों की खोज में सहायता देना है जिनसे उनका अध्ययन रोचक और सफल हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ कि निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा के मूल्यांकन दोष से संबंधित नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो शिक्षा के मूल्यांकन दोष से संबंधित नहीं है। तो याद रखना पुस्तक का समय पर उपलब्ध न होना यह शिक्षा के मूल्यांकन दोष से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि शिक्षक का प्रत्येक छात्र के साथ पुत्रवत व्यवहार उसके किस गुण का सूचक है? मतलब शिक्षक जो है हर एक छात्र को अपने पुत्र के समान व्यवहार कर रहा है, तो उस शिक्षक का गुण किस चीज का सूचक है? तो याद रखना है मानवीय गुण का वह सूचक है, मतलब इंसानियत का सूचक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रसारण में सर्वाधिक उपयोग साधन है। बताना है कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रसारण में सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन है? तो याद रखना है दूरदर्शन जो है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रसारण में सबसे उपयोगी साधन है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि सीखने की प्रक्रिया है। बताना है कि सीखने की जो प्रक्रिया होता है क्या होता है? तो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निर्देशन है। बताना है कि निर्देशन क्या है? तो याद रखने आधा प्रादा प्रक्रिया यह तीनों होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि किस परीक्षण में छात्र को सत्य एवं असत्य में उत्तर देना पड़ता है? बताना है कि किस तरह के प्रश्न जो होता है इसमें छात्र को सत्य और असत्य के रूप में आंसर देना होता है, तो सत्यापन परीक्षण में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जॉन डीवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है? बताना है कि मतलब जॉन डीवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दिए हैं? तो याद रखना है तार्किक चिंतन की संज्ञा मतलब कौन दिया है? जॉन डीवी। उसके बाद प्रश्न दिया है कि सामान्यतः कंप्यूटर को हिंदी भाषा में नाम दिया गया। बताना है कि इस कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो याद रखना सामान्य भाषा में हिंदी में कंप्यूटर को संगणक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न दिया है कि एक अच्छे मूल्यांकन से ज्ञान होता है। बताना है कि एक अच्छा मूल्यांकन से किस चीज़ का ज्ञान होता है? तो विश्वसनीयता और वैधता का ज्ञान होता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय कम छात्रों तथा कम प्रक्रियाओं की प्रविधि है। यह कथन किसका है? बताना है कि किसने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय कम छात्रों तथा कम प्रक्रियाओं की प्रवृत्ति है। तो याद रखना है पीसी ने बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय कम छात्र और कम प्रक्रियाओं की प्रवृत्ति है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया 26 नंबर
कि रोटर ने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी कब लिखी थी। बताना है कि रोटर एक वैज्ञानिक है, मतलब साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी कब लिखे थे, तो 1954 ईस्वी में लिखे थे। उसका 27 नंबर प्रश्न दिया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दिया है। बताना है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह डिफिनीशन किसने दिया है, तो मैकाइवर ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सेकेंडरी कक्षाओं की समय सारणी में सप्ताह में अध्ययन हेतु प्रावधान रखा गया है। बताना है कि सेकेंडरी जो कक्षा होता है उसमें समय श्रेणी एक सप्ताह में कितना दिन रखा गया है, तो याद रखना है 30 घंटा एक सप्ताह में क्लास लेना है सेकेंडरी क्लास में। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर है। बताना है कि समाज सेवा के क्षेत्र में कौन अग्रसर है, मतलब कौन आगे है, तो याद रखना है बालचल संगठन, मतलब स्काउटिंग जो है बहुत ही आगे है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इधर, यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न देखा जाएगा कि निम्न में से कौन विचारक शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का समर्थन नहीं है। बताना है कि किसने विचारक शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का समर्थक नहीं है, तो याद रखना रॉस जो है उसका समर्थक नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर का भारत में सबसे अधिक उपयोग होता है। बताना है कि भारत में कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग जो है कहाँ पे होता है, तो याद रखना व्यावसायिक कार्य में कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा भारत में यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक सफल प्रधानाचार्य को होना चाहिए, कठोर होना चाहिए कि भावुक होना चाहिए कि प्रेरक होना चाहिए, तो याद रखना है एक सफल प्रधानाचार्य को प्रेरक होना चाहिए, मतलब बच्चे को प्रेरित करते रहना चाहिए। उसका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शैक्षिक दूरदर्शन किस प्रकार का शिक्षण साधन है। बताना है कि शैक्षिक दूरदर्शन जो है किस प्रकार के शिक्षण साधन है, तो याद रखना है दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के यह साधन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्न परिभाषा स्मृति स्तर के लिए किसने लिखी है। बताना है कि स्मृति स्तर का सीखना तथ्ययुक्त सामग्री का स्मरण करना, इससे अधिक कुछ नहीं, यह किसने कहा है, तो याद रखना है बीगी ने यह बात बताया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रकार नहीं है। बताना है कि कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है उसका प्रकार नहीं है, तो याद रखना लघुत्तरीय प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी ये तीनों आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया 46 नंबर कि प्रकृतिवादी विचारक अनुशासन के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं, तो याद रखना है मुक्त्यात्मक जो होता है प्रकृतिवादी विचारक अनुशासन के दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया कि कल्पना का बाहुल्य लक्षण है। बताना है कि कल्पना का बाहुल्य लक्षण क्या होता है, तो याद रखना है कि सूरा अवस्था बहुत ही बहुमूल्य लक्षण होता है सोचने समझने का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया कि शैक्षणिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बताना है कि शैक्षणिक उद्देश्य को वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है, ठीक है, तो याद रखना है ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञानात्मक पक्ष में इसको क्या किया जा सकता है, व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि उत्तम आदतों के विकास में कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक हितप्रद सिद्ध होगा, तो पहला दिया अध्ययन का निश्चित उद्देश्य होना, अध्ययन से संबंधित दत्त कार्य करना और शीघ्रता और सावधानी से पूर्वक पढ़ने का उद्योग करना, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके अनुसार शिक्षा का प्रतिफल निकालना असंभव है। बताना है कि किसके अनुसार शिक्षा का जो प्रतिफल है निकालना असंभव है, तो याद रखना है हार्विनस और मार्स के अनुसार शिक्षा का प्रतिफल निकालना असंभव है। उसका नेक्स्ट प्रश्न दिया कि संसाधन केंद्रों द्वारा शिक्षण सामग्री का टेस्ट किया जाता है, तो बताना है कि
संसाधन केंद्रों द्वारा शिक्षण सामग्री का देश टेस्ट किया जाता है, संग्रह किया जाता है, प्रचार एवं प्रसार किया जाता है, प्रशिक्षण किया जाता है कि उपयुक्त सभी किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिक्षा के लोक व्यापीकरण का प्रमुख बाधा है। बताना है कि शिक्षा के लोक व्यापारीकरण की प्रमुख बाधा क्या है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, देश की शिक्षा संबंधित कानूनों का अभाव, देश में शिक्षा नीति का अभाव, देश में शिक्षा विधियों का अभाव, देश में व्यापक जन जागृति का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि प्रयोग तथा निरीक्षण सीखने पर जोर दिया जाता था। बताना है कि प्रयोग तथा निरीक्षण द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता था। तो याद रखना है जे रूसो ने इसके लिए जोर दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि किंडरगार्टन पद्धति का निर्माण किसने किया था। बताना है कि किंडरगार्टन जो पद्धति है उसका निर्माण किसने किया है। तो याद रखना है प्रोवेल ने 1840 ईस्वी में किंडरगार्टन पद्धति का निर्माण किए थे, जो जर्मनी देश के रहने वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिक्षण में निहित होता है। बताना है कि शिक्षण में क्या निहित होता है। तो ये सांकेतिक व्यवहार, क्रियात्मक, शाब्दिक, ठीक है, सभी व्यवहार निहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि शाला के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक अपने छात्रों में जिन गुणों का विकास करता है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो याद रखना छात्रों का बौद्धिक विकास एवं अधिगम सबसे ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया कि जब तक छात्र ने सीखा नहीं, इसका तात्पर्य है शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। बताना है कि जब तक छात्र ने सीखा नहीं, इसका मतलब यह है कि शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। यह कथन किसका है। तो याद रखना है किलपैट्रिक्स महोदय ने बताए हैं कि जब तक छात्र ने सीखा नहीं तब तक शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, यही बोलते हैं किलपैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लेसर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान है। बताना है कि ग्लेसर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान जो है इसमें से कौन है। तो याद रखना आधारभूत शिक्षण प्रतिमान ग्लेसर के द्वारा प्रतिमान शिक्षण प्रतिमान है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि समय सारणी का आधार होना चाहिए। बताना है कि समय सारणी जो होता है उसका आधार कैसा होना चाहिए। तो छात्र केंद्रित होना चाहिए, न कि प्रधानाध्यापक और न कि शिक्षक केंद्रित, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इधर आगे देखेंगे कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण की सोचने की एक विधि है जो वस्तु के अंतर्निहित गुणों को परखने के लिए आधार प्रदान करती है। यह परिभाषा किसने दिया है। तो बताना है कि यह परिभाषा जो है किसने दिया है। तो हाइमन ने यह परिभाषा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल एलन एवं रायन तथा पासी के द्वारा अंकित शिक्षण कौशल में शामिल नहीं है, ठीक है। तो याद रखना व्यवहार परिवर्तन जो है यहाँ पे एलन, रायन और पासी के द्वारा अंकित कौशल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग प्रकार नहीं है। बताना है कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा शैक्षिक तकनीकी का प्रकार नहीं है। तो याद रखना है दृश्य श्रव्य तकनीक जो है यहाँ पे शैक्षिक तकनीक का प्रकार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि अनुशासन विद्यालय का प्राण होता है। बताना है कि अनुशासन जो है विद्यालय का प्राण होता है। यह बात क्या है, सत्य है। तो ये एकदम 100% यह बात सत्य है कि अनुशासन जो होता है विद्यालय का प्राण होता है, मतलब आत्मा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 73 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीति की सही विशेषता है। बताना है कि जो नीचे शिक्षण नीति जो दिया गया है सबसे सही विशेषता इसमें से कौन है। तो याद रखना यहाँ पे शिक्षण नीतियों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होना चाहिए, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रश्न कि छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना एवं उनकी व्याख्या करना सही मूल्यांकन है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो याद रखना है क्विलिन तथा हाना की यह परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रधानाध्यापक के निर्देशन संबंधित दायित्व है। बताना है कि प्रधानाध्यापक के निर्देशन संबंधित दायित्व क्या है? तो याद रखना है दिशा निर्देश करना चाहिए, निर्देशन साहित्य की जानकारी रखना चाहिए, पूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि शैक्षिक तकनीक को 3 रूप में किसने विभाजित किया है? बताना है कि शैक्षिक तकनीक जो है उसको 3 रूपों में किसने विभाजित किया है, मतलब बांटा है। तो लेम्सडेन जो है शिक्षण तकनीकी को 3 भागों में विभाजित किए हैं, मतलब बांटे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। बताना है कि प्रतिकारात्मक सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो ईंट का जवाब पत्थर से देने पर यह आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकों के भय को दूर करने का सही उपचार क्या है? बताना है कि बालक के जो भय है उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो बालक को आत्मविश्वास की भावना पैदा करना। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अधिकांश चार्ट्स का निर्माण किया जाता है। बताना है कि अधिकांश चार्ट्स जो होता है उसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो ड्राइंग जो शीट होता है उस पर चार्ट का निर्माण अधिकांश मात्रा में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? बताना है कि बालक का अपराधी होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? तो याद रखना कि जिस बालक में अनुशासनहीनता आ जाएगा वह बालक अपराधी धीरे धीरे होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि रिस्क ने छात्र की योग्यता के अंतर्गत किसको विशेष स्थान प्रदान किए हैं? बताना है कि रिस्क जो थे उन्होंने छात्र की योग्यता के अंतर्गत किसको विशेष स्थान प्रदान किए हैं? समझ कर पढ़ने की योग्यता, तो बिल्कुल सही बात है। विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों का प्रयोग करने की योग्यता, ये भी बात सही है। संक्षेप में लिखी हुई बातों को समझने की योग्यता, ये भी बात सही है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण के स्तर पर विषय में से कौन सा कथन सही है? मतलब बताना है कि शिक्षण के स्तर पर विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है किसी विषय वस्तु को केवल, तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ये भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि समूह शिक्षण का अर्थ होता है। बताना है कि समूह शिक्षण जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? एक शिक्षण द्वारा समूह में विशेषण, तो बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक द्वारा एक समूह द्वारा साथ साथ कक्षा शिक्षण, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा शिक्षण कहीं अधिक है, यह कथन किसका है? कहने का मतलब यह है कि ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा शिक्षण कहीं अधिक है। ज्ञान प्राप्त करने से अधिक शिक्षण जो होता है अधिक मतलब जरूरी होता है, यह कथन किसने बोला है? तो याद रखना जोसेफ लेंडर्न है जो इसको बोले हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण की आलोचना का प्रमुख कारण क्या है? बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है उसका आलोचना का प्रमुख कारण कौन है? तो याद रखना है कक्षा शिक्षण के लिए वास्तविक परिस्थिति प्रदान न करना। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि बाल केंद्रित कक्षा में किस प्रकार के मूल्यांकन को उचित माना जाता है? बताना है कि बाल केंद्रित जो कक्षा होता है उसमें किस प्रकार के मूल्यांकन सबसे उचित माना जाता है? तो सभी तरह के विकास देना सबसे जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई छात्र अपने सामने कुछ आदर्श रखकर उन पर चलने का प्रयत्न करता है तो उसे कैसा माना जाता है? तो अनुशासन उसको
कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसको देख कर करता है तो उसको हम लोग अनुशासन बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्यात्मक बालक का व्यवहार कैसा होता है। तो याद रखना, समस्यात्मक जो बालक होता है उसका व्यवहार जो होता है असाधारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि खुली पुस्तक परीक्षा में सबसे अधिक जोर दिया जाता है। बताना है कि खुली पुस्तक परीक्षा जो होता है उसमें सबसे अधिक ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है। तो अधिगम के व्यवहारिक जो पक्ष होता है उस पर खुली पुस्तक परीक्षा में सबसे अधिक जोर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। यह किसने बोला है। तो याद रखना यह बात स्किनर महोदय ने बोले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इस प्रश्न को हम लोग ऊपर देखे थे लो, शिक्षण एवं अनुदेशन प्रक्रिया में, शिक्षण शोध प्रक्रिया में, शिक्षण निर्देशन परामर्श में, उपयुक्त सभी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व न्यूनतम होती है। बताना है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावनात्मक तत्व की न्यूनतमता होती है, मतलब कमी होता है। यह बात सत्य है कि असत्य है कि असत्य है कि काल्पनिक है। तो याद रखना यह बात बिल्कुल असत्य है, मतलब गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि पाठ्य वस्तु प्रणाली का कौन सा घटक है। तो याद रखना है एक आधा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाशवाणी जनसंचार का माध्यम है। बताना है कि आकाशवाणी जनसंचार का एक माध्यम क्या होता है। तो याद रखना है सशक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया कि अनुशासन स्थापन के नकारात्मक साधनों में आते हैं। बताना है कि अनुशासन स्थापन में के नकारात्मक साधनों में प्रयोग आता है। कौन आते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे डाटा मतलब इनमें से सभी आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि संगोष्ठी विधि में शिक्षण विधि का स्वरूप क्या है। तो याद रखना है कक्षा में वर्गों का विभाजन, आपसी चर्चा, शिक्षण द्वारा अंत में ज्ञान, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बताना है कि बुद्धि का अधिकतम विकास जो है कि यहाँ होता है। तो याद रखना है किशोरा अवस्था में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि शिक्षा प्रक्रिया में दो सक्रिय बिंदु कौन है। बताना है कि शिक्षा प्रक्रिया में दो सक्रिय बिंदु कौन है। तो याद रखना है शिक्षण और अधिगम, यह बहुत ही सक्रिय बिंदु है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन सी अभिप्रेरणा प्रविधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है, मतलब सबसे अधिक जरूरी है। तो याद रखना है पुरस्कार जो होता है छोटा बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रतिपुष्टि प्रणाली की स्थापना कब और कहाँ हुई है। ठीक है। तो याद रखना है सन 1950 में इंग्लैंड में प्रतिपुष्टि प्रणाली की स्थापना किया गया था। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल इसके आगे के प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए बाय।